नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे पास बिहार के गया जिले से खबर आ रही है। बिहार के गया जिले में एक जबरदस्त सड़क हादसा हो गया आज सुबह ही। इस सड़क हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हैं। बताया जाता है कि एक ट्रक और टेम्पो में बिशुनपुर गांव के निकट जीटी रोड पर एक सड़क हादसा हो गया। दोनों आपस में भिड़ गए और इस भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग बुरी तरह घायल हैं। घायलों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है और पूरे इलाके में पसरा हुआ है मातम। और अगली खबर मुंबई से। महाराष्ट्र में यूं तो स्थिति बेहद खराब है। यहां संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए भी भारतीय रेलवे ने यहां लोकल ट्रेनों की शुरुआत कर दी है। कुछ चुनिंदा लोकल ट्रेनें मुंबई में शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि लोगों को काफ़ी असुविधा हो रही थी, काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था। इसे देखते हुए भारतीय रेलवे ने यह कदम उठाया है। लेकिन सरकार की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं कि मुंबई में सिर्फ ज़रूरी काम के लिए ही निकले जाए घर से बाहर। अगर जरूरी काम नहीं है तो घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि यहाँ पे कोरोना संक्रमण का मामला काफी तेज है और काफी तेज रफ्तार के कारण लोग काफी डरे हुए भी हैं यहाँ, और जिसकी वजह से ये निर्देश दिया गया है कि सिर्फ जरूरी काम को छोड़कर और भी किसी गैर जरूरी काम के लिए बाहर निकलना ठीक नहीं है, ऐसा सरकार ने कहा है। तो आज से कुछ चुनिंदा लोकल ट्रेनें शुरू हो गई हैं, जिससे जो जरूरी काम के लिए जो लोग बाहर निकलते हैं उन्हें काफी सुविधा भी मिली है। और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इसके लिए यहाँ के लोगों को इंस्ट्रक्शन भी दिया है। उन्होंने बार बार ये कहा है कि लोगों की मांगों के बाद लोकल ट्रेनों की शुरुआत तो की गई है, लेकिन लोगों को बच कर रहना है और सावधान रहना है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के कार्यालय में कार्यरत 2 भारतीय अधिकारी गायब हैं। लापता अधिकारियों को खोजने का काम चल रहा है। आपको जानकारी ये भी दे दूं कि चंद दिनों पहले पाकिस्तानी उच्चायोग जो भारत में है, यहाँ 2 जासूसों को पकड़ा गया था। भारत के जवानों ने पकड़ा था 2 जासूसों को और पकड़कर उन्हें पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया। इसके बाद पाकिस्तान बौखला गया और बौखलाहट में आकर वह नाप शनाप बयान भी देने लगा। आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले का ही ये मामला है और उसके बाद अचानक पाकिस्तान में कार्यरत भारतीय उच्चायोग के 2 अधिकारी गायब हैं। और आइए इसके बाद हम आपको लिए चलेंगे बंगाल में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी वर्चुअल रैली के जरिए लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में जुट गई है, वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस, सत्तासीन तृणमूल कांग्रेस की तरफ से लगातार जो है आंदोलन किए जा रहे हैं। कोरोना वायरस के दौर में भी तृणमूल कांग्रेस के लोग लगातार लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने में लगे हुए हैं। बांकुड़ा जिले से हमारे पास खबर आ रही है। बांकुड़ा जिले में लगातार भारतीय जनता पार्टी के समर्थक तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। दल के दल शामिल हो रहे हैं, ऐसा कहना है यहाँ के तृणमूल कार्यकर्ताओं का। और आपको कुछ दृश्य हम दिखाएंगे। सभी लोग लगातार ममता बनर्जी जिंदाबाद और अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। সমস্ত ছেলেরা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করছেন এবং মানুষের পাশে থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ, তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, বন্দে মাতরম, তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম।
बॉलीवुड के जाने माने कलाकार सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी कर ली और खुदकुशी की पुष्टि भी कर दी है मेडिकल डिपार्टमेंट में। आपको बता दूं कि कल यानी रविवार की सुबह उन्होंने अपने ही बांद्रा स्थित आवास में, मुंबई के बांद्रा स्थित आवास में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली और इसके बाद काफ़ी कोहराम मच गया। देश भर में उनके फॉलोअर्स और उनके चाहने वाले लोगों में मातम पसर गया। लोगों ने ट्वीट करना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने भी ट्वीट किया और उनके जो भी सहकर्मी कलाकार हैं और जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, सब ने ट्वीट करके इस प्रतिभावान युवा कलाकार को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। और आपको बता दूं कि आज जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पुष्टि हो गई है कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी ही की है और आत्महत्या ही की है, जबकि उनके परिवार वालों का अभी भी ये कहना है कि सीबीआई जांच करवाई जाए। उनके जो है सुशांत सिंह राजपूत कभी आत्महत्या नहीं कर सकते। वो काफ़ी दृढ़ शक्ति वाले युवा कलाकार थे और उनके घर के लोगों का लगातार ये कहना है कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। और पप्पू यादव जो बिहार के नेता हैं और उन्होंने भी जो पूर्णिया से हैं और नेता हैं, काफ़ी कद्दावर नेता हैं, पप्पू यादव का भी ये कहना है कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। आपको बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत बिहार के पूर्णिया जिले के रहने वाले थे और एक छोटे से गांव में वो रहते थे। यहीं से उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया था और मुंबई में अपनी पहचान बना ली थी। देश भर के लोग सुशांत सिंह राजपूत को पहचानने लगे थे और कई यादगार फिल्में भी उन्होंने की हैं। उनकी एक फिल्म धोनी द अनटोल्ड स्टोरी काफ़ी चर्चित भी रही। और आइए हम आपको आगे जोड़ेंगे एक महत्वपूर्ण खबर से। हमारे पास लगातार खबर आ रही है, सोशल मीडिया में एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। उड़ीसा से एक खबर काफ़ी वायरल हो रहा है। आपको बता दूं कि एक तरफ सरकार सिस्टम के बखान करती है, सिस्टम की तारीफ करती है, लेकिन सिस्टम की धज्जियां इस तरह से उड़ रही हैं। आपको बता दूं कि 120 साल की एक माँ को एक 70 साल की एक बेटी जो है अपनी माँ को ले जाना पड़ा बैंक वेरिफिकेशन के लिए और बैंक के वेरिफिकेशन के लिए उसे खाट में लिटाकर और खुद घसीटते हुए बैंक तक ले जाना पड़ा एक 70 वर्षीय बेटी को 120 वर्षीय माता को। और ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। उड़ीसा से ये वीडियो आ रहा है। आपको हम दिखाएंगे इस वीडियो में कैसे 120 वर्षीय माता को एक बेटी जो खुद 70 साल की है अकेले एक खाट पर लिटाकर उसे बैंक ले जाना पड़ता है। पेंशन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए आदेश था। बैंक अधिकारियों का कहना था कि उनकी मां को बैंक लाना ही पड़ेगा, वेरिफिकेशन के बाद ही पेंशन की रकम उसे दी जा सकेगी। वाकई ये सिस्टम के मुंह पर एक जबरदस्त तमाचा है और आपको दिखाते हैं ये वीडियो किस तरह से एक मां को एक बुजुर्ग बेटी किस तरह से बैंक ले जाती है वेरिफिकेशन के लिए। सरकार पठाउ छे ई मन पर नाट करू छे। सरकार और दोष नहीं या सरकार दूध इधर मन पर दोष है। गला पर गोटे फर घुसी कर या कोई इधर ढाका ढड़काओ। कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ती ही जा रही है और यही वजह है कि सरकार के माथे पर बल पड़ता जा रहा है, सिलवटें गहरी होती जा रही हैं। और इसी के मद्देनज़र एक ज़रूरी बैठक बुलाई गई, सर्वदलीय ज़रूरी बैठक बुलाई गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी, सर्वदलीय बैठक, और जो कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में बुलाई, जिसमें सभी पार्टी के प्रतिनिधियों को बैठक में बुलाया गया और इस बैठक में कई मुद्दों पर बातचीत की गई। कोरोना से
जुड़े हुए मुद्दों पर बातचीत की गई और इस महामारी से कैसे निजात दिलाया जाए इसे लेकर सबकी राय ली गई। बने रहिएगा हमारे साथ, इस संदर्भ में हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। हमारे फेसबुक पेज को आप लाइक कर लीजिएगा और हमारे साथ ट्विटर अकाउंट पर भी जुड़े रहिए, आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़े रहिए, यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हर खबरों के अपडेट्स आप तक पहुंचते रहेंगे और इस पर भी हम आपसे विस्तार से बात करेंगे, आपको विस्तार से जानकारी देंगे कि अमित शाह के नेतृत्व में जो बैठक बुलाई गई, जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, उस पर आखिर क्या हुआ, किस तरह के फैसले लिए गए, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी ऐसी भी खबर आ रही है कि सरकार के नियमों की धज्जियां भी उड़ रही हैं। बंगाल के कुल्टी इलाके से हमारे पास खबर आ रही है, कुल्टी के बराकर स्थित इलेक्ट्रिसिटी दफ्तर में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। हमने आपको दिखाया था कि आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कुल्टी कार्यालय में भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां किस तरह से उड़ी और आज हम आपको दिखा रहे हैं कि कुल्टी के बराकर स्थित जो इलेक्ट्रिसिटी दफ्तर के बाहर किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। यहाँ 3 काउंटर्स हैं, इन 3 काउंटर्स में लोगों के पैसे जमा करने के नियम बने हुए, लेकिन आज सुबह देखा गया, हमारे प्रतिनिधि जब यहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सिर्फ एक काउंटर खुला हुआ है और उसी एक काउंटर पर काफी तादाद में लोग वहां पे जमा हुए हैं और लोगों को बिजली बिल जमा करने की जल्दी भी थी, लिहाजा लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने में लग गए थे। और इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने यहाँ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अधिकारी से भी बात करनी चाहिए, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया और यहाँ के लोगों से भी हमने उनकी राय ली, उनसे प्रतिक्रिया ली। आइए दिखाते हैं आपको। कब से खड़े हैं यहाँ पर? 2 घंटा हो गया और यहाँ पर एक काउंटर खुला हुआ है, आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। आप लोग ऑफिसर से बात किए थे क्या? ऑफिसर से बात किए थे आप लोग? ताला बंद किया हुआ है, यहाँ पर ही बात किए थे। लाइन में लगे हुए 2 घंटा हो गया, कैसे बात करेंगे? नंबर आएगा तब ना। चारों तरफ उधर गेट बंद है। যদি স্কুল ফিজ নেওয়া হচ্ছে ওইগুলো তো অবশ্যই বন্ধ করা দরকার, সেগুলো নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু কিছু কিছু কলেজে এটাও আছে যে কিছু কিছু কলেজে এখন অবধি অনলাইন ক্লাস হচ্ছে, যদি কেউ অ্যাটেন্ডেন্স না দিতে পারছে তখন তাদেরকে 6,000-7,000 করে ফাইন করে দেওয়া হচ্ছে। এই দিকেও একটু নজর রাখবেন। খুলবে সঙ্গে সঙ্গে 1 মাসের মধ্যে পরীক্ষা নেওয়া হবে। তাদের দাবি যে অনলাইন ক্লাস হচ্ছে, হয়ে গেছে সিলেবাস কমপ্লিট, কিন্তু অনলাইন কি সবাই পড়তে পারছে? পড়তে তো পারছে না। যখন কেউ পড়তেই পারলো না তখন তাদেরকে তো 1 মাসের মধ্যে তো পরীক্ষা নেওয়াটা উচিত না। আগে এইটা কেন খুলে আছে? हाँ आज 9वें दिन लगातार डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई और आपको बता दूं कि 4 महानगरों में अलग अलग तरह से डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और इस पर तरह तरह की प्रतिक्रिया भी है। विरोधी दलों के लोग इसे अतर्क संगत भी बता रहे हैं, इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। और आपको फिर से लिए चलेंगे रानीगंज से ये खबर आ रही है कि रानीगंज में एसएफआई वामपंथी संगठन एसएफआई से जुड़े छात्र छात्राओं ने आज बीडीओ कार्यालय का रुख किया। आपको बता दूं, आपको हमने दिखाया भी था कि कल यहाँ जो वामपंथी संगठन एसएफआई के छात्र छात्राओं ने जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन किया और विरोध करते हुए कॉलेज मैनेजमेंट पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि इस कॉलेज में पठन पाठन नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि लॉकडाउन की जो प्रक्रिया खत्म होते ही जैसे कॉलेज खुलेगा वैसे ही परीक्षा ली जाएगी और एग्जाम ऐसे में एग्जाम कैसे दे पाएंगे यहाँ के छात्र छात्रा, जो गरीब तबके के लोग हैं वो कैसे दे पाएंगे, वो ऑनलाइन तैयारी नहीं कर सकते हैं, आर्थिक मदद के बगैर ये ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे छात्र हैं। ऐसा कहा है
एसएफआई के छात्र छात्राओं ने। और आज बीडीओ कार्यालय की तरफ गए, लेकिन बीडीओ मौजूद नहीं थे, लिहाजा यहाँ उन ज्वाइंट बीडीओ को एक ज्ञापन सौंपा गया एसएफआई के छात्र छात्राओं की तरफ से, और उनसे ये कहा गया कि कॉलेज प्रबंधन से बात की जाए और जो है यहाँ पे कॉलेज प्रबंधन की तरफ से जो फैसले लिए गए हैं कि कॉलेज खुलने के बाद ही यहाँ एग्ज़ाम दिए जाएंगे, ये काफ़ी जो है अतर्क संगत है। इसका कोई तर्क नहीं, कोई इसका ये तर्क नहीं है, इसीलिए इस पर विराम लगना चाहिए। और भी कई तरह के सवाल उठाए गए हैं। ये भी कहा गया है कि कॉलेज को पूरी तरह से सैनिटाइज भी किया जाए। सैनिटाइज नहीं करने के कारण यहाँ जो पढ़ने आने वाले जो लोग होंगे वो काफ़ी खतरा महसूस करेंगे और कोरोना वायरस के इस दौर में उनके लिए खतरा पैदा हो सकता है। করা বেসরকারি স্কুলগুলোতে অতিরিক্ত ফিস নেওয়া চলবে না এবং সরকারি হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়ে আমরা আজকে অনলাইন এখানে যে দাবি দাওয়াগুলো দিয়েছে সেই দাবি দাওয়াগুলো বেশিরভাগই আমাদের ব্লক অফিসের ডাইরেক্ট কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত না, কিন্তু আমরা এই সমস্ত ক্ষেত্রে যেটা করি এই দাবি দাওয়াগুলোকে আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দিই বিবেচনার জন্য। সেইটাই আমরা খুব তাড়াতাড়ি এই কাজটা করি। আপনার নাম পরিচয় বলুন। অমর্ত্য মুখোপাধ্যায়, যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, রানীগঞ্জ ব্লক। আমাদের দাবি দাওয়া ছিল যে বিভিন্ন বেসরকারি স্কুল এবং বেসরকারি যে কলেজগুলো আছে সেগুলোতে সেমিস্টার ফিজ এবং ফিজ বিভিন্ন ধরনের ফিজ নেওয়া হচ্ছে, হোস্টেল ফিজ, লাইব্রেরি ফিজ, ল্যাবরেটরি ফিজ এবং যানবাহনের যে ভাড়া সেটাও নেওয়া হচ্ছে। তো সেই ভাড়াগুলো যাতে মুকুব করা হয়, অনলাইনের পরিকাঠামো পুরোপুরি বন্দোবস্ত করার পরই যাতে অনলাইন পড়া এবং পরীক্ষা দুটো বাধ্যতামূলক করা হয়, এইসব দাবি। তারপর হচ্ছে আমাদের 1 মাসের মধ্যে স্কুল খোলা বা স্কুল বা কলেজ খোলার 1 মাসের মধ্যেই পরীক্ষা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে, যাতে এটা না করে সিলেবাস পুরোপুরি শেষ করানোর পরই তারপরে যাতে পরীক্ষা নেওয়া হয়। এবং স্যানিটাইজার প্রপার স্কুল কলেজগুলো খোলার সময় প্রপার যাতে স্যানিটাইজ করে তাদের হাতে স্যানিটাইজার তুলে দিয়ে তারপরে যাতে স্কুলে বসানো হয়। এবং স্কলারশিপ যেমন এসসি এসটি এদের যে স্কলারশিপ এবং ফেলোশিপগুলো আছে এগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, সেগুলো যাতে বন্ধ না করে দেওয়া হয় এবং পরিমাণে যাতে বাড়ানো হয়। এইসব দাবি দাওয়া নিয়েই আমরা আজকে বিডিও সাহেব এবং এসআই সাহেবের কাছে ডেপুটেশন দিতে গেছিলাম। বিডিও সাহেব সেই আমাদের ডেপুটেশন কপিটি গ্রহণ করলেন এবং আমাদেরকে আশ্বাসন দিলেন যে পরবর্তীকালে উনি এসডিওর কাছেও পাঠাবেন এবং দেখবেন যে কী করা যায় না করা যায়। কিন্তু এসআই সাহেব ভয় খেয়ে গেলেন। এসআই সাহেব ভয় খেয়ে গিয়ে আমাদের ডেপুটেশন কপি জমা তো নিলেনই না, উল্টে বললেন যে আমরা গ্রহণও করবো না, রিসিপ্টও করবো না। উনি নেই, ওনার যে অফিসের একজন স্টাফ উনি কল করলেন ওনাকে, এসআই সাহেবকে, দিয়ে বললেন যে আমি গ্রহণ করতে পারবো না। ওনার নাকি রাজ্য সরকার থেকে আদেশ আছে যে উনি গ্রহণ করতে পারবেন না। আপনার নাম পরিচয়? আমার নাম দেবজ্যোতি পট্টনায়ক, আমি রানীগঞ্জ লোকাল এসএফআই লোকাল কমিটির প্রেসিডেন্ট। रानीगंज के ज्वाइंट वीडियो अमर्त्य मुखर्जी को वामपंथी संगठन के छात्र छात्राओं ने ज्ञापन सौंपा और उनसे अनुरोध किया कि उनकी मांगों पर विचार किया जाए। हालांकि ज्वाइंट बीडीओ ने ये कहा है कि ये मामला उनका नहीं है, उनका डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन उच्च अधिकारियों तक ये बात उनकी तरफ से पहुंचा दिया जाएगा, ऐसा कहा ज्वाइंट बीडीओ अमर्त्य मुखर्जी ने। और आइए एक खबर हमारे पास, एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ रही है रानीगंज से ही, हमारे प्रतिनिधि ने खबर भेजी है। रानीगंज का एक युवा छात्र है अवीक कुमार मंडल, उसने ये फैसला किया है कि चूंकि कोरोना को लेकर काफ़ी महामारी चल रही है, ये महामारी पूरे विश्व में फैला हुआ है और उसे ये जानकारी मिली ऑनलाइन, उसे ये जानकारी मिली है कि भारत सरकार को कुछ ऐसे लोग चाहिए जिनके बॉडी पर, जिनके शरीर पर इसके लिए जो दवाएं तैयार की जा रही हैं, जो वैक्सीन्स तैयार किए जा रहे हैं, उसके परीक्षण के लिए कुछ लोग चाहिए और कुछ बॉडीज़ चाहिए। और इसके लिए अवीक कुमार मंडल ने कहा है कि मैं तैयार हूँ। उसने ऑनलाइन अप्लाई भी किया है स्वास्थ्य मंत्रालय को और उसने अप्लाई करिए कहा है कि इस महामारी से बचने के लिए, पूरे विश्व को बचाने के लिए वह तैयार है। और ऐसी प्रेरणादायक बातों से उसके परिवार के लोग भी काफ़ी जो है गौरवान्वित हैं। और हमारे संवाददाता जाहिद अनवर ने अवीक कुमार मंडल से बात की और उसके फैमिली के जो सदस्य हैं उनसे भी बात की।
আমরা দেখছি গত কয়েক মাস ধরে যে করোনা মহামারী গোটা পৃথিবীকে ইয়ের দিকে নিয়ে গেছে, মহামারীর দিকে বিশাল এক আকার ধারণ করেছে। তো এই সূত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের যেসব সহযোদ্ধারা রয়েছে, বিভিন্ন রকম হিন্দুত্ববাদী যোদ্ধা এবং কি জাতীয়তাবাদী যোদ্ধারা সকলে মিলে মানে নিজেদের শরীর দান করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে, ঠিক আছে। তো সেই সূত্রে আমি জানতে পারি সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে যে এমনিভাবে যা স্টেট দ্য কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চের মানে যে আমাদের দিল্লির বোর্ড আছে, সেখানে আমি মেল করে জানাই যে এই মানবদেহ দেওয়ার জন্য মানে যে করোনা ভাইরাসের জন্য এক ভ্যাকসিন আবিষ্কার হবে, সেই ভ্যাকসিনের জন্য মানবদেহ দরকার। তো মানবদেহ দিলে হয়তো সেই ভ্যাকসিনটা ট্রাই করা যেতে পারে। তো সেই জন্য আমি মানবদেহ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হই। না, এখনও কিছু পাঠানো হয়নি। তো আমি আবেদন জানিয়েছি, যদি ওনারা নিশ্চয়ই আমাকে যদি ডাকেন তো আমি দিতে প্রস্তুত। আপনার নাম পড়ছে? আমার নাম অভিক কুমার মণ্ডল, বাড়ি নতুন এগারা, রানীগঞ্জ। এই চিন্তাধারা খারাপ না, ভালোই চিন্তাধারা করেছে, চিন্তাধারা ভালোই করেছে আর কি। তো পরে এখন জানি না কতদিন কি ইয়ে হবে এটার ব্যাপারে। তো যে জিনিসটা করছে আমাদের মহামারীর যে আকার ধারণ করেছে দেশে, সেটার জন্য দেখলাম যে ভালো জিনিসই করেছে আর কি। সেটা इस मौके पर लोगों को এই मौकों पे क्या सीमा देना चाहिए? জনসাধারণ কি মেসেজ দিতে চাইছেন আপনি? জনসাধারণকে একটা ভালো ইয়ে দিতে চাইছি যে এই জিনিসটা যেটা করছে ভালোই করেছে। হ্যাঁ, খারাপ সবাই যদি এগিয়ে আসে, আরও যদি কিছু জনসাধারণ এগিয়ে আসে তাহলে আরও ভালো হয় জিনিসটা। বুঝলো, এটা দেশের কাজেই, মঙ্গলের কাজেই করা হচ্ছে জিনিসটা। অভিক মণ্ডল কে হয়? অভিক মণ্ডল আমার ছেলে হয়। আপনার নাম? আমার নাম অপূর্ব কুমার মণ্ডল। आज जम्मू कश्मीर में 3.2 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि इस घटना में, इस भूकंप के झटके में कोई खास नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन लोगों में काफ़ी डर पसर गया है। जम्मू कश्मीर के लोग डरे हुए भी थे। उनको 3.2 तीव्रता के भूकंप के झटके आज महसूस हुए। और आइए एक बार फिर से आपको बता दूं कि आज से कोर्ट्स खुल गए हैं। बंगाल हाई कोर्ट के आदेश के बाद बंगाल से हमारे पास जो खबर आ रही है, बंगाल के जो कोर्ट्स हैं, जो अदालत हैं, अदालतों को आज से खोल दिया गया। लेकिन उससे पहले सैनिटाइज भी किया गया। हमारे पास खबर आ रही है आसनसोल कोर्ट भी आज से खुला, लेकिन उससे पहले पूरे कोर्ट परिसर को सैनिटाइज किया गया, जीवाणु मुक्त किया गया। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता आपको दिखा रहे हैं कुछ खास वीडियो, और हमने एक वकील कलीम खान से भी बातचीत की। तो बेटा खास बातें दिए दो, खास बात चैनल बाहर चले हम लोग हाँ না বাবা চেপে দিকে যাই না ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে আপনারও ফটো নিয়ে লিখছি। আরে আমাদের ফটো নিয়ে কি করতে अरे आप लोग का भी लिख देंगे हम लोग, का दिक्कत चलो হয়ে গেল বাবা ने ভিজাই দিলাম এই কোনটা দিয়ে हाई कोर्ट के आदेश से आज तो कोर्ट खुला है आसनसोल और इसमें डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन किया जा रहा है। और अभी कॉरपोरेशन की तरफ से सैनिटाइजेशन भी करवाया गया है। और प्रशासन से ये भी बोला जा रहा है, हम लोग लॉयर्स भी कोशिश कर रहे हैं कि जो आदेश है सोशल डिस्टेंसिंग का, सैनिटाइज़र का, ये सब कोर्ट में मेंटेन किया जाए। इसको करते हुए हम लोग अपना काम को आगे की तरफ ले रहे हैं। भीड़ कैसा हो रहा कोर्ट में? भीड़ भाड़ तो आज से शुरुआत है, भीड़ भी काफ़ी है, लेकिन इसी भीड़ के अंदर रास्ता निकाल के काम भी करना होगा। और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए लॉयर भी हम लोग क्लाइंट को मजबूर करेंगे कि भाई इसको मेंटेन करो, कोर्ट के अंदर भी कोर्ट के बाहर। आपका नाम सर क्या हुआ? मेरा नाम हुआ मोहम्मद कलीम खान, एडवोकेट आसनसोल। चक्रवाती तूफान अम्फान की वजह से पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में काफ़ी नुकसान हुआ, काफ़ी पेड़ उखड़ गए, जिसकी वजह से पक्षियों को भी काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा। और
हमारे पास पूर्वी बंगाल हुगली ज़िले से खबर आ रही है और ये कहा जा रहा है यहाँ के लोगों द्वारा कि यहाँ जो बहुत सारे पेड़ उखड़ गए और नष्ट हो गए, जिसकी वजह से पक्षी भी आशियाना विहीन हो गए। और इन पक्षियों को आशियाना देने की गरज से कुछ युवकों ने यहाँ एक बीड़ा उठाया है और ये 5 युवक हैं। ये 5 युवक विभिन्न पेड़ों पर जाकर कृत्रिम घोंसले वहाँ पे लगा रहे हैं ताकि पक्षी इन घोंसलों में रह सकें और उन्हें आशियाना फिर से हासिल हो सके। ऐसी सोच रखते हैं यहाँ के युवा और इसी सोच के मद्देनज़र यह काम कर रहे हैं, ये अभियान चला रहे हैं। और हुगली ज़िले के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर ये 5 युवक विभिन्न पेड़ों पर ये कृत्रिम आशियाने लगा रहे हैं ताकि पक्षी इसमें रुक सकें, ठहर सकें और इनका आशियाना फिर से बच सके। ऐसा सोचना है यहाँ के युवाओं का। आइए देखते हैं। প্রথমেই এদের এরকম ভালো উদ্যোগ নেবার জন্য সাধুবাদ জানাই। কারণ হচ্ছে যে কোভিড-19 প্যান্ডেমিক চলাকালীন আমফান পরবর্তীকালে যে সাধারণ মানুষ, পশু পাখি, জীবজন্তু সকলে একটা বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে চলেছে। কারণ বাড়িঘর ভেঙে যাওয়া থেকে শুরু করে গাছপালা ভেঙে যাওয়া থেকে শুরু করে যে তার কোনো ব্যাখ্যা নেই। তো সেই হিসাবে আমি একটা কথা বলতে পারি এখানে যে আমাদের ক্ষেত্রে, সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে জেনারেলি যে সহায়তা সহজে পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু যে পশু পাখি, বিশেষ করে পাখিদের, তারা সেক্ষেত্রে পাবে না। কারণ তাদের গাছপালা সমস্ত ভেঙে যাওয়ার জন্যে, কিছু কিছু জায়গায় বাড়িঘর পুরনো ভেঙে যাওয়ার জন্যে তাদের সমস্ত বাসার যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, সেক্ষেত্রে এই যে 17 নম্বর ওয়ার্ডে এই যে তরুণ যুব সমাজ যে উদ্যোগ নিয়ে তাদের জন্য যে ছোট ছোট সুন্দর করে বাসা এরকমভাবে তৈরি করেছে এবং সেই বাসাতে পাখিরা যেভাবে থাকছে বা যাচ্ছে, ঢুকছে নিজেদের মতন করে, একদম তার নিজেদের বাসার মতন, তার তুলনা হয় না। এরকম উদ্যোগী কাজকর্মের জন্যে আমি তাদের প্রচণ্ড শুভেচ্ছা জানাই, সাধুবাদ জানাই 17 নম্বর ওয়ার্ডের সমস্ত যুব সম্প্রদায়কে। যদিও আমরা জানি পাখিরা পরবর্তীকালে যে যার নিজের বাসা তারা নিজেরা করতে পারবে, কিন্তু এইরকম যে পক্ষীপ্রেমী এবং এইরকম যে উদ্যোগ এর আগে হয়েছে বলে আমার কোনো কিছু মনে হয়। এটা আমার মনে হয়েছে যেন প্রথমবার আমি দেখছি। সেই জন্যে তাদের আবার আমি সাধুবাদ জানাই। আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়, সিদ্ধার্থ চ্যাটার্জি, সেন্ট টমাস কলেজ, কলকাতাতে বক্সারি। আমাদের এরকম চিন্তাভাবনা এসছে যে উমফুন ঝড়েতে প্রচুর তো গাছপালা ধ্বংসর পথে চলে গেছে। এবার যে কটা গাছপালা বেঁচে আছে তাদের যে পাখিরা বসবাস করতো, বিভিন্ন রকমের পাখি, বুলবুলি, যেমন ধরুন টুনটুনি, বুলবুলি, হাঁড়িচাঁচা, শালিক পাখি, সেই সব তাদের গৃহ সব ভেঙে গেছে, বাসা ভেঙে গেছে। তাদের কৃত্রিম একটা এর মধ্যে বাসা টেম্পোরারি করে দেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, এদের থেকে আমাদের খুব আন্তরিকভাবে আমাদের এলাকার কিছু সমাজসেবক যারা আছি, আমরা কিছু ছেলেদের নিয়ে এই প্রোগ্রামটা করেছি, লাগাচ্ছি এবং কিছু এলাকাতে ওই পাখির বাসাতে কিছু পাখি আসছে, বাসাও তারা ভেতরে ঢুকেছে এবং সামনে বর্ষা ঢুকে গেছে। তাদের এরকম বৃষ্টি ভেজে এরকম দৃশ্য দেখে আমাদের বুক আরও মানে হয়ে গেছিলো। তার ফলে আমরা এরকম আর করে টেম্পোরারি যত আছে গাছ এলাকায় প্রায় 100টার মতো এরকম গাছে আমরা সব ব্যবস্থা করে দিয়েছি যাতে এদের কোনো অসুবিধা না হয়। এই চিন্তাভাবনা নিয়ে আগামী দিন আরও গাছ পোঁতার সঙ্গে সঙ্গে যেগুলো গাছ ড্যামেজ হয়েছে সেগুলোর মধ্যে আরও গাছ পুঁতে দিচ্ছি আমরা। এরকম চিন্তাভাবনা নিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। তোমার নাম? আমার নাম অরূপ ঘোষ। कुछ देशों में काफ़ी नुकसान हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस की वजह से यहाँ आर्थिक मंदी देखने को मिल रही है। पिछले 30 सालों में पहली बार ऑस्ट्रेलिया में इस तरह का आर्थिक मंदी देखने को मिल रहा है और ज़रूरतमंदों के लिए यहाँ की सरकार ने यह फैसला किया है कि हर ज़रूरतमंद को $3000 प्रत्येक माह दिए जाएंगे। जब तक आर्थिक मंदी से हम देश उबर नहीं पाता है तब तक ये मिलता रहेगा। ऐसा फैसला ऑस्ट्रेलिया सरकार की तरफ से लिया गया है। वाकई कोरोना वायरस की वजह से ये काफ़ी नुकसान हो रहा है और आर्थिक मंदी के शिकार हो रहे हैं कुछ देश। भारत की स्थिति भी कुछ ऐसी ही होती जा रही है और इस आर्थिक मंदी से भी लड़ने की ज़रूरत है यहाँ की सरकार को और हम सबको इसमें करना होगा योगदान। हमारे साथ आप बने रहें और अपडेट रहने के लिए हमारे साथ आप सोशल प्लेटफॉर्म, हमारे जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उसके जो सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी हमारे साथ आप जुड़े रहें। हमारे फेसबुक पेज को आप लाइक कर लें, हमारे ट्विटर अकाउंट और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को आप जल्द से जल्द फॉलो कर लें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें, पल पल की खबर आप तक पहुँचता रहे। और आपको ये भी जानकारी दे दूँ जाते जाते कि राजनाथ
सिंह ने आज उत्तराखंड की जनता से बातचीत की। वर्चुअल रैली के माध्यम से, जन संवाद रैली के माध्यम से उन्होंने बातचीत की और बहुत तरह की बातें उन्होंने कही। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर भी बात की और आने वाली जो रणनीति बनेगी उस पर भी उन्होंने बातचीत की। इस पर भी हम विस्तार से आपको जल्दी बताएंगे। हमारे साथ बने रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी आपसे मिलेंगे। आप रहें सावधान, रहें सतर्क। नमस्कार।